मुझे पीरियड्स इतने क्यों पेनफुल होते हैं, क्या ये नॉर्मल है? एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये कहाँ होता है? इज इट डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं? इसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक सकती है क्या? बाप रे बाप, इतने सारे क्वेश्चंस अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। चलो आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में ही बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिप्रा गुप्ता। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फर्टिब्लेस क्लिनिक। यस फ्रेंड्स, पेनफुल सिवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स से 5 दिन पहले शुरू होने वाला, ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड्स के बाद भी 1-2 दिन तक परसिस्ट करने वाला पेन नॉर्मल नहीं होता। इसका एक कारण एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या? नाम में ही लिखा है, एंडोमेट्रियम ओसिस, यानी एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की पिंक लाइनिंग है, जो बारी बारी बनती है और शेड होती है, इसका यूट्रस के अलावा कहीं बाहर होना। अब ये प्रेजेंस जो है एंडोमेट्रियम एक्टोपिक, यानी अपनी जगह से अलग हटकर एंडोमेट्रियम जो है वो ट्यूब्स में भी हो सकती है, यूट्रस के अलावा ओवरी में भी हो सकती है, नीचे की ही साइड जो इन सब चीज़ों को एनगल्फ करती है पेरिटोनियम, उसमें भी हो सकती है, या बाहर जाकर इवन बावल में भी हो सकती है। इन सभी चीज़ों का सिम्टम बहुत बहुत पेन है, जो आपको क्रिपल कर देता है, पेन किलर्स लेने के लिए मजबूर कर देता है, और इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली यंग गर्ल्स मेरे पास आती हैं फॉर सिवियर पेन, पूछती हैं कि डॉक्टर ये एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं? बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए ये जानना, क्योंकि जनरली अल्ट्रासाउंड पर एंडोमेट्रियोसिस दिखता नहीं है। डिस्टॉर्टेड पेल्विक एनाटॉमी का कोई भी संकेत हो अल्ट्रासाउंड में तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस को श्योर शॉट कैसे बता सकते हैं? तो श्योर शॉट, इसका एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में हम अंदर जाते हैं और खुद अपनी आंखों से कैमरे के थ्रू देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम तो प्रेजेंट नहीं ट्यूब्स में, ओवरी में या फिर पेल्विक पेरिटोनियम में। गाइस, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यंग गर्ल्स में कॉमन सिम्टम्स हैं बहुत पेन होना ड्यूरिंग पीरियड्स। कभी कभी पेन इतना भी सिवियर होता है कि क्योंकि यूट्रस जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है आगे ब्लैडर के और पीछे रेक्टम के, तो डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, डिस्ट्रीजिया यानी बहुत पेनफुल जो है वो डिफिकेशन, यानी पॉटी के समय बहुत पेन होना। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स, क्योंकि हमारी जो एनाटॉमी है जिसमें सारे एंगल्स निश्चित हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस है चारों तरफ से, तो ये एंगल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इस कारण बहुत पेनफुल सेक्स होना। दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि हम एंडोमेट्रियोसिस से डील कर रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस आगे जाके क्या क्या कर सकता है? तो यंग गर्ल्स में ये सब प्रॉब्लम्स, जब हमारी शादी हो जाती है तो एंडोमेट्रियोसिस बहुत अलग अलग तरीके से हमारे फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। नंबर 1, जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्टॉर्टेड ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी, यानी हमारे एग के निकलने के रास्ते और ट्यूब को पिक करने के रास्ते को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इनका एंगुलेशन, ट्यूब की मोटिलिटी, जिसको स्पर्म जो है और एग जो है जब मिलते हैं तब यहाँ जाते हैं और इम्प्लांट होते हैं, उस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है। अब यूट्रस में अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो यूट्रस की वॉल में भी होता है एक्टोपिक एंडोमेट्रियम, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। नाम भले ही अलग है बट काम वही है। काम क्या है? एबनॉर्मल ब्लड जो है एबनॉर्मल एरियाज में प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है? एक तरीके से प्रो इन्फ्लेमेशन। प्रो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो फंक्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो इसके एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है या इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? इसके लिए भी एक बहुत अंडरस्टैंड करने वाला कंसेप्ट है, जिसे कहेंगे प्रो इन्फ्लेमेशन। प्रो इन्फ्लेमेशन मतलब ये जो भी हार्मोनल, एंडोक्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं, ये सब मिला के, कुल मिला के हमारा ना केवल एनाटॉमी खराब कर रहे हैं, बल्कि स्पर्म की मोटिलिटी, oocyte की क्वालिटी। जब स्पर्म अंडे से मिलता है तो बेबी की क्वालिटी, विच इज स्टिल अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट यस, जब बेबी मदर के अंदर जाके इम्प्लांट होना चाहता है तो उसमें जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रेशन है
उस सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। इसी कारण एंडोमेट्रियोसिस में न केवल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, बल्कि इम्प्लांटेशन फेलियर या रिपीटेड अबॉर्शंस भी बहुत कॉमन है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए नंबर 1 वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन है, हार्मोनिकली और एंडोक्रिनोलॉजिकली। तो हम अपनी डाइट या लाइफस्टाइल को एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से भर लें, विच इंक्लूड्स ऑल द इंडियन हैबिट्स, गुड वाटर इनटेक, वेट को कम करना, टेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल डाइटरी हैबिट्स विच इंक्लूड्स नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, कैलोरी इनटेक जो है वो भी लिमिटेड हो, गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थ्रू नट्स, good antioxidants through fruits or vegetables. These are the main pointers, and yes, the most important, detoxification. These are the things, these are the components which includes and which makes our body, our immune system anti-inflammatory. लेकिन एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ डाइट से कंट्रोल हो जाए ऐसी बीमारी नहीं है, ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अब क्या किया जाए? पेन के लिए किया जाए और इनफर्टिलिटी के लिए क्या किया जाए? गाइज, पेन के लिए हम इन सब जो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम हैं उन सब के लिए हम क्या दे सकते हैं? आपको पेन किलर्स दे सकते हैं या फिर ऐसे हार्मोन्स दे सकते हैं जो इनकी ग्रोथ को स्टॉप करें, क्योंकि हैं तो ये भी एंडोमेट्रियम ही ना, इसके ऊपर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स तो है ही। तो हम ऐसे हार्मोन्स दे दें जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को नलीफाई कर दें, निग्लिफाई कर दें, चाहे वो प्रोजेस्टिन्स हो, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, चाहे वो कॉपर टी मिरेना हो जिसमें हार्मोन लगा होता है प्रोजेस्टेरॉन, चाहे वो माइंड से कुछ हार्मोन्स ब्लॉक करने वाले GnRH एगनिस्ट हो या एंटागनिस्ट हो। बट कितने टाइम तक देंगे और कब तक देंगे? तो यहाँ रोल आता है सर्जरी का। सर्जरी दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन के लिए भी और इनफर्टिलिटी के लिए भी। अब दुनिया भर में क्योंकि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस एंटिटी को देख रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ स्टैंडर्डाइज्ड स्टेजेस बना दी हैं जिसकी स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ने स्टेज 1, 2, 3, 4 के लिए अलग ट्रीटमेंट बताई है। हमारी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी ने भी अपनी कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, यूरोपियन सोसाइटी ने भी अलग गाइडलाइंस निकाली हैं। मोटे मोटे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जैसे ही हम स्टेज 1, 2, 3 और 4 जाते हैं, वैसे वैसे सिवियरिटी बढ़ती है और लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिसिटी बढ़ती है और फाइब्रोसिस बढ़ता है। तो स्टेज 3 और 4 जो सबसे सिवियर हैं, जिसमें हमें एंडोमेट्रियोसिस बावल में देखने मिल सकता है, जिसमें यूट्रस के पीछे जो 2 लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को पेल्विक बोन से बांधते हैं, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ब्लड भर के फाइब्रोसिस हो चुका है, या फिर पेरिटोनियम में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं जिसकी वजह से रिकरेंट IVF फेलियर हो रहे हैं, उन केसेस में सर्जरी बिल्कुल अनिवार्य है और ज़रूर एक कम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड सर्जन के साथ हमें लेनी चाहिए। लेकिन माइल्ड केसेस में, जिसमें माइल्ड पेन है, ट्राई कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल से, फीमेल की एज अराउंड 35 से कम है, कोई मेल फैक्टर नहीं है, उन केसेस में हमें बहुत ध्यान से एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। उस ट्रीटमेंट प्लान में हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दे सकते हैं, कुछ हार्मोनल ड्रग्स जनरली इनफर्टिलिटी के केसेस में हम नहीं देंगे क्योंकि हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, लेकिन उस केस में हम या तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर हम छोटी सी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन एंड IUI, वो ट्राई कर सकते हैं। ये केस हर पेशेंट के लिए अलग तरीके से दिखाई देता है, उसकी सिवियरिटी पे, मदर की एज पे, एसोसिएटेड स्पर्म फैक्टर पे, ट्यूबल स्टेटस पे कि ट्यूब खुली हैं कि नहीं खुली हुई हैं, इन सब चीज़ों को, फैक्टर को कुल मिला के हम स्टेजिंग करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आजकल MRI से भी स्टेजिंग की जाती है। बेसिकली देखना हम यही चाहते हैं कि सिवियरिटी कितनी है। ज़्यादा सिवियर है तो डेफिनेटली सर्जरी की तरफ हमें एक बार सोचना चाहिए और फिर उसके आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए। स्टेज 1 और 2 में हम डायरेक्टली ही इनफर्टिलिटी को छोटे से मैनेजमेंट जिसे सुपर ओव्यूलेशन विद IUI कहते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन ओवरी के एंडोमेट्रियोसिस पे हैं। अब इसका भी अलग नाम कर दिया गया है, इसको कहा गया है ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ओवरी में येलो तो फॉलिकल है, लेकिन रेड कलर का जो है वो एंडोमेट्रियोमा है। अच्छी बात यह है कि ये जो एंडोमेट्रियोमा होता है वो एक साइज का होता है और उसके अराउंड जनरली एक कैप्सूल होती है। तो फिर इसको तो बहुत अच्छे से हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा को निकालने का प्रोसेस लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है, सिस्टेक्टमी जिसे हम कहते हैं, उसमें आसपास का ओवेरियन टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। इसलिए अब ये भी एक नई कंट्रोवर्सी बन गई है कि कितने साइज पे हमें ओवरी के एंडोमेट्रियोमा को निकालना चाहिए। एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट I would not recommend taking out the ovarian endometrioma, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे नॉर्मल ओवरी का लॉस डेफिनेटली होता है। तो इंस्टेड अगर बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोमा है तब भी हम लोग IVF का रूट ले सकते हैं। रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ अक्सर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स या एंडोमेट्रियोमा के पेशेंट्स को, और हम सर्जरी बोलते हैं उन्हें यदि, तो बहुत डर जाते हैं कि या इसकी सर्जरी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, या रेकरेंस कितना रेट होता है, या आगे जाके मैलिग्नेंसी का कितना रिस्क होता है। तो आई वांट टू रीअश्योर ऑल माय पेशेंट्स ओवर हियर कि अगर आपके डॉक्टर ने अव्वल तो एंडोमेट्रियोमा पर से के लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रेकरेंट IVF फेल कर चुके हैं, अगर आपकी एज इस तरीके से है कि IVF आपके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग ही है, तो माइनर केसेस में भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलें। उससे मल्टीपल फायदे होंगे कि आपका एक तो जो भी एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम है या तो उसे जला देंगे या निकाल देंगे, और अप टू 20 to 30 केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस में आप नेचुरली भी कंसीव हो सकते हैं। तो बहुत ही टाइट ड्यूरेशन है, ये बैठ की डिस्कशन है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्लान है कि पहले क्या आपको सर्जरी करानी चाहिए या सीधा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जिसमें IUI या IVF है, आपके लिए क्या अप्रोच सूटेबल रहेगी, ये आप और आपके डॉक्टर मिलके अपने लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। टू ऑल माई गर्ल्स, लवली गर्ल्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद एंडोमेट्रियोसिस, एक और अच्छा ऑप्शन है एग फ्रीजिंग का। You can consider it provided that you are working or you don't have a life partner, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में ये देखा गया है कि जो ओवरी के अंडे हैं अमूमन जिनकी रेट ऑफ डिक्लाइन जो है 30 इयर्स के बाद ज़्यादा एक्सिलरेट होती है क्वालिटी की, वो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में थोड़ा जल्दी डिक्लाइन हो जाती है। सो इफ़ यू आर अराउंड 25 to 30 years of age having been diagnosed एंडोमेट्रियोसिस, आप लोगों को एग फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन गो इन फॉर एग फ्रीजिंग, फ्रीज योर एग्स सो दैट उनकी क्वालिटी वर्सन ना हो। कीप ऑन डूइंग योर नॉर्मल लाइफ विद पेन किलर्स और हार्मोनल इंजेक्शंस एज यू लाइक, एंड देन व्हेन यू फाइंड द लाइफ suitable for you, you can go in for IVF, or you can also get naturally pregnant, but at least your eggs are preserved. That's a very practical way of approaching it.